हेलो गुड मॉर्निंग ऑल, आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टैप हिमाचल पे। तो आज के दिन हम लोग डिस्कस करेंगे कि आज हम लोगों को अलग अलग न्यूज़पेपर्स में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिली और किस तरह से उसको हम लोग अपने एग्ज़ाम में इंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। तो अभी यूरोपियन यूनियन ब्लॉक के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक एक्ट है, उसको अप्रूव कर दिया गया है और पहला ऐसा कानून है जो फ्यूचर में और देशों के लिए भी एक रेफरेंस के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि ये जो एक्ट है इसकी शुरुआत 5 साल पहले हुई थी, लेकिन उसको अप्रूवल जो है वो भी कुछ समय पहले दिया गया। अब जब हम लोग AI रिलेटेड एक्ट की बात करेंगे तो देखिए, जैसे हम लोग बार बार बातें भी कर रहे हैं कि काफ़ी समय से ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हम लोगों को आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इनके लिए भी महत्वपूर्ण है और उसके साथ साथ AI जो है वो इससे पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट रहेगा। क्लियर? तो इसके साथ साथ आप इस स्पेसिफिक एक्ट को जो वो पढ़ सकते हो। जैसे इस स्पेसिफिक एक्ट में ये कोशिश की गई है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो AI से बाहर रहें। जैसे स्पेसिफिकली है सोशल स्कोरिंग सिस्टम दैट गवर्न्स हाउ पीपल बिहेव, लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, इसके लिए सरकार या कोई भी किसी भी तरह का जो वो सोशल स्कोरिंग सिस्टम ना बनाए, जिसको इस स्पेसिफिक एक्ट के अंदर जो वो बैन किया गया है। इसके साथ साथ जो पुलिस है उसको फेस स्कैन करने से भी बैन किया गया है कि वो AI को यूज़ करके जो है वो लोगों के फेस स्कैन करे अनटिल और अनलेस कोई बड़े हीनियस क्राइम ना हो। जैसे टेररिज्म या टेररिज्म से रिलेटेड अगर कोई क्राइम होगा तो उस क्राइम को जो है वो उसके लिए AI को यूज़ किया जा सकता है, बट इन जनरल बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के लिए पुलिस जो है वो AI को यूज़ नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इस एक्ट के अंदर क्या क्या इसके प्रोविजंस हैं और क्या इस एक्ट के ज़रिए बैन किया गया है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। हालांकि हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बट इन जनरल AI से रिलेटेड जो डेवलपमेंट हमें ग्लोबली देखने को मिल रही हैं उससे संबंधित ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो है वो इसको एक बार ज़रूर रीड कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी जब हम लोग ऐसे लिखते हैं तो इस तरह की जो रेफरेंसेज हैं कि किस तरह से लेजिस्लेशन के ज़रिए इसको कंट्रोल किया जा सकता है, वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है। तो आप उसको इस पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हो। प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे पहला जो AI लॉ है वो किस ब्लॉक के द्वारा, किस देश के द्वारा, किस के द्वारा जो है एक्सेप्ट किया गया है या पास किया गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट जो है वो न्यूज़ है, अगेन ये भी देखिए AI से ही रिलेटेड है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेसिफिक टाइम पे जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट डाल रही है और ये बेसिकली न्यूज़ रिलेटेड है डेविन से। डेविन जो है वो एक AI इंजीनियर क्रिएट किया गया है। अब आप ऐसा समझिए कि नॉर्मली हमारे यहाँ पे जब भी कोई इंजीनियरिंग करता है धीरे धीरे 4 साल लगाता है, सीखता है, उसके बाद कंपनी में काम करके एक्सपीरियंस लेता है। तो अब उन्होंने एक AI इंजीनियर ही डेवलप कर दिया है, जो सारे के सारे जो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स होंगे उसके लिए उसको एक्सपोज किया जाएगा। वो प्रॉपर कोडिंग कर सकता है, ऐप्स को इंस्टॉल कर सकता है। जो नॉर्मली एक काम इंसान के द्वारा किया जाता है वो काम जो है वो अभी एक AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर के ज़रिए किया गया। तो बेसिकली आपको इसका नाम यहाँ पे जो वो पता होना चाहिए। USC के एक लैब है कॉग्निशन, उसके द्वारा जो है वो ये फर्स्ट AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। हालांकि कुछ लोगों को ये भी कहना है कि जो बड़े जहाँ पे क्रिएटिविटी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है या इंट्यूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पे जो ह्यूमन है उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। बट इन जनरल जिस तरह से कोडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा मोनोटोनस है और वहाँ पे शायद ये जो है वो देयर आर चांसेस कि फ्यूचर में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनकी भी एक रिप्लेसमेंट हो सकती है, जहाँ पे अलग अलग इंजीनियर्स जो हैं वो अलग अलग डोमेन एक्सपर्ट्स के AI फॉर्म में ही डेवलप हो जाए और जिन कंपनीज़ को उनकी फ्यूचर में आवश्यकता है वो उनको उस कंपनी से जिसके द्वारा AI इंजीनियर बनाया गया है उससे इसको रिक्रूट करे। तो कंपनीज़ जो कह रहे हैं, क्योंकि देखिए इंसान जो है वो थकता भी है, उसको ब्रेक भी चाहिए होता है, लेकिन जो मशीन है उसको थकने की आवश्यकता नहीं है। तो अगेन एक चैलेंज के रूप में जो हम लोग इसको देख सकते हैं, एक डेवलपमेंट के रूप में भी इसको देखा जा सकता है। तो ये जो न्यूज़ है इसको आप लोग एक बार बस नाम जो है आई थिंक दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, इसके बड़े ज़्यादा डिटेल में जाने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। अगली न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस के अंदर है, डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। कल ही हम लोगों ने अग्नि 5 के बारे में डिस्कशन किया था, तो अग्नि 5 से ही रिलेटेड हम लोगों को यहाँ पे न्यूज़ देखने को मिली है और बेसिकली इस प्रोजेक्ट की जो लीड है वो एक वुमेन है जिनका नाम है शीना रानी। तो इनका नाम जो आप लोगों को इन जनरल पता होना चाहिए। और उसके साथ साथ ये जो MIRV टेक्नोलॉजी है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, क्लियर, इसकी क्या खासियत है, कितनी इसकी रेंज है, ये सारी की सारी जानकारी जो आप लोगों को स्पेसिफिक आर्टिकल से रिलेटेड मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा परसों या चौथ का न्यूज़पेपर, तो वहाँ पे भी इस आर्टिकल को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ही दिया गया था। तो अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग जो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अगली न्यूज़ की बात करेंगे हम लोग इंडियन एक्सप्रेस। देखिए ये बहुत बार पिछले 2 हफ्तों से, आई थिंक 2 से 3 हफ्तों में ऑलमोस्ट हर रोज़ हम लोगों को न्यूज़पेपर के अंदर देखने को मिल रहा है
और इंडियन एक्सप्रेस में जो इसको काफ़ी अच्छी तरह से जो वो एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आप इस स्पेसिफिक आर्टिकल को भी अपने लिए रख लोगे तो पुराना जो भी आर्टिकल्स आपने पढ़े होंगे उनको डिस्कार्ड कर दीजिए। ये जो है वो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे इंडिया जो वो हमारा 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वहाँ पे हम लोगों ने जो वो अभी सेकंड स्टेज के ऊपर काम करना शुरू किया है। तो उसी से रिलेटेड पूरे के पूरा जो जानकारी है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो जो हमारी फर्स्ट स्टेज है उसमें हम लोग PHWR यूज़ करेंगे, फिर हमारा FBR है थर्ड जो है, उसके ऊपर जो वो हम लोग कुछ समय के बाद मूव करेंगे। क्लियर? तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल में प्रोसेस को समझाया गया है कि किस तरह से जो है वो हमारे जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स हैं वो किस तरह से जो वो काम करेंगे, किस तरीके से जो है वो एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी और उसका जो वो क्या इम्पैक्ट हम लोगों को हमारे देश के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो आप जो है इसको पढ़ लीजिएगा। अगेन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेम तरह का क्वेश्चन हम लोगों को पहले भी देखने को मिल चुका है। तो आप लोग जो न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ऊपर आपके पास जो वो जानकारी होनी चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे, आई थिंक बहुत रेलेवेंट न्यूज़ है, इसको जो है वो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है इसको ज़रूर पढ़िएगा। और ये है बेसिकली हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा जो है वो न्यू मिनरल पॉलिसी 2024 नोटिफाई की गई है। इससे पहले जो हमारी मिनरल पॉलिसी मौजूद थी वो 2013 की थी। तो अब 2024 की 2024 की जो मिनरल पॉलिसी है उसके बारे में जानकारी जो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी, जहाँ पे कुछ इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं। क्लियर? जैसे स्पेसिफिकली ये है कि जो भी हमारे रिवर बेड्स हैं, अगर मिनरल आपने एक्सट्रैक्ट करना है तो आप 2 मीटर तक, रिवर बेड से 2 मीटर तक जो है वो मिनरल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हालांकि जो आसपास के राज्य है वहाँ पे 3-4 मीटर है, 3 मीटर है, बट क्योंकि हिमाचल जो वो थोड़ा ऊपरी राज्य है तो यही कारण है कि हिमाचल ने पहले 1 मीटर था, अब उसको बढ़ा के जो वो 2 मीटर कर दिया गया है। तो उसका इम्पैक्ट जो वो हमारे एक्सचेकर के ऊपर भी पड़ेगा। इसके साथ साथ जो है जो रिवर बैंक्स है वहाँ पे 5 मीटर तक ही जो है वो माइनिंग हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। और जहाँ जहाँ आप लोगों को नर्सरी प्लांटेशन चेक डैम्स देखने को मिलेंगे उनकी पेरिफेरीज में 75 मीटर तक जो है वो किसी भी तरह की माइनिंग जो है वो अलाउ नहीं है। और हमारी 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोगों को अलग अलग मिनरल्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर मिनरल्स का भी जिक्र किया गया है कि हिमाचल में कौन कौन से मिनरल्स हैं, जैसे लाइमस्टोन, डोलोमाइट, जिप्सम, मैग्नाइट और उसके साथ साथ जो वो रॉक सॉल्ट है। क्लियर? तो ये जो है वो मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन, जिसके साथ साथ अगली ही न्यूज़ है ऑनलाइन पोर्टल टू हेल्प कर्व माइनिंग। यहाँ पे जो है वो कहा गया है कि हमारा जो एक्सचेकर है उसमें 2200 करोड़ 2200 करोड़ रुपया जो एक्स्ट्रा जनरेट होगा। तो ये पॉलिसी, जब भी नई पॉलिसी कोई भी आती है तो उसके बारे में जो हम लोगों को पता होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं अगली न्यूज़ के बारे में। द ट्रिब्यून के अंदर ये न्यूज़ पब्लिश हुई है, अच्छी न्यूज़ है, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ये न्यूज़ बेसिकली है इंडिया नीड्स मोर पैक टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स। तो बेसिकली कंटेक्स्ट जो है वो EFTA से रिलेटेड ही है, जहाँ पे 4 देशों के द्वारा जो है वो यूरोप के 4 देश जो कि EFTA का मेंबर है या पार्ट हैं, उनके द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि आने वाले 15 सालों में वो $100 बिलियन जो वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। तो उसी से रिलेटेड जानकारी, तो जैसे अगर पूरा पहला पैराग्राफ पढ़ोगे तो यहाँ पे बेसिकली जो वो चाइना के साथ हमारा रिलेशन स्टार्टिंग में आपको रिलेट होता हुआ देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो है वो इंडिया का जो शेयर ग्लोबल ट्रेड में है वो 2% और चाइना का शेयर जो वो 14% है। क्लियर? और उसके साथ साथ कैसे RCEP से हम लोग आउट हुए, उसका भी इम्पैक्ट पड़ा, और किस तरह से इंडिया किसी भी बड़े मेजर ट्रेड ग्रुप का जो वो हिस्सा नहीं रहा है। क्लियर? तो इसका मेंबर बनने से जो इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा उसकी पूरी की पूरी जो जानकारी है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। अब प्रॉपरली जो है वो FTA जो एग्रीमेंट है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है उससे रिलेटेड जानकारी जो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगली न्यूज़ द ट्रिब्यून के अंदर है, स्ट्रैटेजिक हैंडशेक विद ड्रैगन वुड बी इन म्यूचुअल इंटरेस्ट। तो इंडिया और चाइना रिलेशंस के ऊपर ये बात की गई है। और ये जो आर्टिकल है ये हमारे एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है उनके द्वारा लिखा गया है। तो ये सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, एक स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव से जो इस आर्टिकल को बिल्ड किया गया है। तो एक स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव अगर आप लेना चाहते हो कि स्ट्रैटेजिकली इंडिया कैसे टैकल कर सकता है चाइना को और किस तरह के रिलेशंस अभी चल रहे हैं और कैसे इंडिया ने टैकल किया है, तो उससे रिलेटेड जानकारी जो आप लोग इस स्पेसिफिक आर्टिकल में पढ़ सकते हो। GS2 पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है इंडिया और चाइना रिलेशन, जहाँ पे इंडिया और नेबरहुड्स के ऊपर हम लोगों को, स्पेसिफिकली चाइना के ऊपर जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा सवाल देखने को मिलते हैं। लास्ट न्यूज़ हमारी है इंडियाज़ R&D फंडिंग ब्रेकिंग डाउन दी नंबर्स। क्लियर? तो बेसिकली यहाँ पे जैसे अभी सरकार के द्वारा जो वो जो 2024-25 का इंटरिम बजट है वहाँ पे 1 लाख करोड़ का जो बजट है वो रिसर्च एंड इनोवेशन इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए डिक्लेयर किया गया है। तो उसी के ऊपर पूरे का पूरा आर्टिकल है, जहाँ पे देखिए नीचे पूरा टेबल बनाया गया है कि इंडिया, USA, UK, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, कहाँ पे जो है वो कितने कितने रिसर्चर्स हैं, कितने PhDs आते हैं, कितनी पब्लिकेशन है, टॉप 1% मोस्ट साइटेड आर्टिकल में इंडिया का कितना परसेंटेज है, USA का कितना है, क्लियर, कितने पेटेंट ग्रांट हो रहे हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो है वो क्या स्टेटस है हमारे देश के अंदर, उससे रिलेटेड जानकारी जो आप लोगों को स्पेसिफिक आर्टिकल में मिल जाएगी। तो आई थिंक ये आर्टिकल ऐसा है जो शायद
बार बार हमें इस तरह की न्यूज़ जो है वो देखने को नहीं मिलती हैं। जैसे बाकी जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, चाइना के साथ रिलेशन है, तो बड़ा फ्रीक्वेंटली न्यूज़ में आता है, लेकिन इसको जब आप लोग अपने पास संभाल के रख लीजिएगा, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर धीरे धीरे जो हमारा देश जा रहा है। जैसे ही यहाँ पे जिक्र भी किया गया है कि लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा कहा गया जय जवान जय किसान, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा कहा गया जय जवान जय किसान जय विज्ञान, और उसके बाद हमारे देश के जो प्रेजेंट प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा कहा गया जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। तो कहीं ना कहीं जो हमारे देश का डायरेक्शन जो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट या रिसर्च के ऊपर अभी फोकस हमारे देश का है, उसके लिए कहीं ना कहीं ये वाला जो स्लोगन है वो अपना ध्यान केंद्रित करता है। तो इस तरह से भी आप लोग इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। तो इस आर्टिकल को अपने पास संभाल के रखिएगा, क्योंकि शायद इस तरह का आर्टिकल हम लोगों को बाद में देखने को ना मिले। इसी के साथ आज की जो न्यूज़ है, आई थिंक ख़त्म है आज की न्यूज़। बाकी हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।